गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 4 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस डील एक्सक्लूड्स सेंसिटिव सेक्टर्स, गोयल। तो यहाँ पर इंडिया यूएस ट्रेड डील जो सोशल मीडिया पर अनाउंस किया गया, उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों को, इन जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है। और ये बात कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ट्यूसडे को क्लियर किया और कहा कि डील की फुल डिटेल्स जल्दी फाइनल होंगी। तो यूएस ने इंडिया पर जो लगने वाला 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको कम करके 18% कर दिया है। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने पर इंडिया पर जो एडिशनल 25% टैरिफ लगा था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो पीयूष गोयल ने कहा कि ये डील इंडिया के नेबर्स और कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेस्ट है। उन्होंने पीएम मोदी का स्टैंड रिपीट किया और क्या कंसीड किया है अभी क्लियर नहीं है इसमें, कि गोयल ने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि इंडिया ने यूएस को और क्या कंसेशंस दिए हैं। उन्होंने जो ट्रम्प के क्लेम्स पर भी डायरेक्टली कमेंट नहीं किया कि जिसमें कहा गया था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा और वेनेजुएला से ऑयल परचेजेस बढ़ाएगा और यूएस से ओवरऑल परचेजेस इंक्रीज करेगा। तो इस डील से इनका बोलना है कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरल, प्लास्टिक, होम डेकोर, लेदर, फुटवियर, जेम्स ज्वेलरी, रबर गुड्स, मशीनरी, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इन सबको मेजर बूस्ट मिलेगा। तो ट्रम्प के अनाउंसमेंट पर क्लैरिफिकेशन के बारे में क्या है कि गोयल ने एक्सप्लेन किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने सेट किया था और जब यूएस ने उसे 18% तक रिड्यूस किया तो अनाउंसमेंट भी यूएस की साइड से ही आना नेचुरल था। तो ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि इंडिया जो है $500 बिलियन से ज़्यादा का यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और अदर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक ये $500 बिलियन के परचेजेस जो है आने वाले 5 सालों में स्प्रेड होंगे डील इफेक्टिव होने के बाद। तो ये अमाउंट इंडिया के इंटेंट को दिखाता है कि इंडिया जो है डेटा सेंटर्स के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बढ़ाना और एडवांस्ड एआई चिप्स की इंपोर्ट इंक्रीज करना की इंटेंट को दिखाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर, कंजर्वेशनिस्ट एप्रीहेंसिव ऑफ टर्टल ट्रायल्स अनाउंस्ड इन बजट। तो यहाँ पर यूनियन बजट में उड़ीसा, कर्नाटका और केरला के कोस्टल एरियाज में टर्टल ट्रेल्स डेवलप करने की प्रपोजल पर कंजर्वेशनिस्ट ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया है। तो टर्टल ट्रेल्स का मतलब होता है कि सी टर्टल नेस्टिंग एरियाज के पास बनाया गया एक मैनेज्ड पाथ होता है या रूट होता है जहां से टूरिस्ट या विजिटर्स टर्टल को देख सकते हैं बिना सीधा नेस्टिंग बीच पर जाए हुए। तो कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि ऑलिव रिडले सी टर्टल की मास नेस्टिंग साइट्स को ह्यूमन प्रेशर से बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। और जो मास नेस्टिंग जो फिनोमिना है इनका, जिनको आरीबादा भी बोलते हैं, वो एक रेयर फिनोमिना है जो सिर्फ इंडिया, कोस्टा रिका और कच्छ के बीचेस पर होता है। तो उड़ीसा दुनिया का लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है और उड़ीसा में ये गहीरमाथा बीच पर और ऋषिकुल्या रिवर साइड्स में होता है ये। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है ये। और फरवरी लास्ट ईयर ऋषिकुल्या जो बीच है उसमें सिर्फ 8 दिन तक 7 लाख टर्टल्स ने एग्स ले किए। और एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि लाइट्स, कंस्ट्रक्शन और इको टूरिज्म नेस्टिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और गवर्नमेंट को टूरिज्म के बजाय स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट पर फोकस करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, तेलंगाना विटनेसेस स्टीडी राइज इन कैंसर केसेस। तो यहाँ पर तेलंगाना में पिछले 10 सालों में कैंसर के केसेस स्टीडीली बढ़े हैं। 2015 में ये 40,177 केसेस थे जो कि 2024 में बढ़ के 52,334 हो गए। तो ये डेटा लोकसभा के विंटर सेशन में शेयर किया गया और वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये ट्रेंड पब्लिक हेल्थ के लिए सीरियस कंसर्न है और अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग और अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी है और रीजनल कैंसर सेंटर, उसमें रोज लगभग 100 न्यू केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो एडल्ट्स में टोबैको से लिंक्ड जो हेड और नेक कैंसर कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर भी ज़्यादा है और सर्वाइकल कैंसर जो अर्ली डिटेक्ट होने पर क्यूरेबल है, वो फिर भी कई वुमेन्स उसमें थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच रही हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप मेटा ऑन पर्सनल डेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को इंडिया के साइलेंट कंज्यूमर्स की प्राइवेसी ब्रीच और पर्सनल डेटा के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की इजाज़त नहीं देगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डेटा शेयरिंग को एक टाइप से डिसेंट तरीके से चोरी के बराबर बताया है और व्हाट्सएप और मेटा ने कहा कि यूज़र्स ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस चीज़ से और मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि रूरल लोग या फिर स्ट्रीट वेंडर्स कॉम्प्लेक्स जो कंसेंट लैंग्वेज है उसको समझ पाते भी हैं कि नहीं समझ पाते हैं।
तो जस्टिस बागची ने कहा कि हर डेटा जो है डेटा सिलो की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और जबकि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है वो सिर्फ प्राइवेसी कवर करता है, वैल्यू शेयरिंग नहीं कवर करता। तो यहाँ पर कोर्ट ने यूरोपियन यूनियन की जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है उससे भी कंपैरिजन की बात की है। तो यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट सिर्फ जो है प्राइवेसी नहीं देखता, ये चेक करता है कि डेटा कैसे यूज हो रहा है, क्या यूजर यूजर के बिहेवियर से पैसा कंपनी कमा रही है, और एल्गोरिदम्स और टारगेटेड एड्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो बिग टेक कंपनीज जो है उनको ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी जो है इस चीज़ के लिए फिक्स की जाती है, और इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 9 फरवरी को होगी। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट अपहेल्ड डेथ पेनल्टी इन 3 इयर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 सालों में एक भी डेथ पेनल्टी जो है वो कंफर्म नहीं की है, और ये खुलासा स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की एक एनुअल रिपोर्ट में हुआ है। तो 2025 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 10 डेथ रो प्रिजनर्स को एक्विट किया, उनको बरी कर दिया, जो पिछले 10 सालों में हाईएस्ट नंबर है। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो 2016 से 2025 के बीच सेशन कोर्ट्स ने 1310 डेथ सेंटेंसेस दिए, जिसमें 2025 में 128 थे ये। तो हाई कोर्ट्स ने 842 केसेस डिसाइड किए, और पर सिर्फ जो है उसमें से 8.31% केसेस कंफर्म हुए। 285 को उसमें एक्विटल या बरी मिल गई, और 411 की कम्यूटेशन हो गई। कम्यूटेशन मतलब सज़ा को कम करना या फिर सज़ा को बदल देना। तो 37 केसेस में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है डेथ सेंटेंसेस कंफर्म की थी, और उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कोई भी 0 डेथ पेनल्टीज़ है उनको कंफर्म किया। 15 एक्विटल्स यानी 15 लोगों को बरी किया केसेस में, और 14 केसेस में कम्यूटेशन मिला। तो यहाँ पर ट्रेंड के तौर पे ये भी देखा गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रेमिशन भी बढ़ रहा है, यानी कि आदमी ज़िंदगी भर जो है वो जेल में रहता है, और किसी अपने अच्छे बिहेवियर पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट फैसले की वजह से उसकी जो रेमिशन है या प्री मैच्योर रिलीज नहीं की जाती है, जो सज़ा के कोई साल भी कम नहीं किए जाते हैं, आदमी अपनी डेथ तक जेल में ही रहता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल एड्स कट कुड लीड टू 22.6 मिलियन एडिशनल डेथ्स। तो यहाँ पर ग्लोबल एड में जो है ग्लोबल एड जो कंट्रीज देती हैं उसमें गिरावट की वजह से बोलते हैं 2030 तक 93 मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसमें 22.6 मिलियन एडिशनल डेथ्स हो सकती हैं, जिसमें 5.4 मिलियन बच्चे होंगे जो 5 साल के कम होंगे। तो स्टडी के मुताबिक जो सब सहारन अफ्रीका है वो सबसे ज़्यादा रिस्क में है, जिसमें 38 कंट्रीज 93 में से सबसे ज़्यादा रिस्क में है, जबकि एशिया में 21 कंट्रीज, इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है, और लैटिन अमेरिका के 12 कंट्रीज, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका के 12 कंट्रीज, यूरोप के 10 कंट्रीज भी इम्पैक्ट होंगे इससे। तो 2002 से 2021 के बीच में जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसने चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है वो 39% तक कम की है, और एचआईवी और एड्स डेथ जो है 70% तक कम किया है। मलेरियल और जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डेथ्स हैं उसको 56% तक कम किया है। तो 2024 में 6 साल बाद पहली बार ग्लोबल एड गिरा है, और यूके, फ्रांस और जर्मनी ने लगभग 30 साल बाद जो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो देते हैं उसमें कट किया है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एड कट्स से जो डिकेड्स की हेल्थ गेन्स हैं ये रिवर्स हो सकती हैं, खासकर एशिया में। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 84% वेस्ट पिकर्स फ्रॉम SC ST OBC ग्रुप गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने पहली बार देश भर में जो वेस्ट पिकर्स एन्यूमरेशन डेटा है उसको रिलीज किया है, जिसमें कि 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अर्बन एरियाज में 1.52 लाख वेस्ट पिकर्स को की प्रोफाइल को वैलिडेट किया जा चुका है। तो नेशनल लेवल पर यहाँ पर बोलते हैं 84.5% वेस्ट पिकर्स SC ST और OBC बैकग्राउंड से हैं, जबकि 10.7% जनरल कैटेगरी से हैं, और जेंडर वाइज बात करें तो 48.7% इसमें से वुमेन्स हैं, और 51.3% इसमें मेंस हैं, और 12 यानी कि 0.07% इसमें से ट्रांसजेंडर्स हैं। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर कुछ आउटलायर्स भी हैं, जिसमें कि दिल्ली और गोवा में जनरल कैटेगरी मेजॉरिटी में है। वेस्ट बंगाल में जनरल कैटेगरी 42.4% है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली जो नमस्ते प्रोग्रेस स्कीम है उसका हिस्सा है, जिसका एम है वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन देना, सेफ्टी गियर्स देना, और हजार्डस सीवर और सेप्टिक क्लीनिंग को ख़त्म करना। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया एंटर सैलिड ग्रुप विद सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट टेक्नोलॉजी टेस्ट।
तो यहाँ पर डीआरडीओ ने बेसिकली ट्यूसडे को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इस अचीवमेंट के साथ इंडिया एलीट नेशंस के ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है, जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। तो क्या होती है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी? इसमें बेसिकली नॉर्मल रॉकेट में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो जलता है तो उससे थ्रस्ट मिलता है जिससे मिसाइल आगे बढ़ती है। लेकिन जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है इसमें जब स्पीड मिसाइल में आ जाती है तो मिसाइल के जो फ्रंट एयर इनटेक से जो बाहर की हवा है वो अंदर आती है, जिसकी वजह से जो कि ऑक्सीजन का काम करती है। तो यहाँ पर जो अंदर सॉलिड फ्यूल होता है प्लस ऑक्सीजन होता है वो उसके साथ जलता है। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस कंबशन जो है वो प्रोवाइड होता है मिसाइल को, क्योंकि मिसाइल ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं करती, तो फ्यूल हल्का होता है और ज़्यादा देर तक पावर मिलती रहती है, जिसकी वजह से जो मिसाइल की लॉन्ग रेंज होती है, हायर स्पीड होती है और एक्यूरेसी और मैन्योवरेबिलिटी जो है वो बेटर होती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज नेक्स्ट इंडस्ट्रियल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स ओवर्स मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ इस आर्टिकल में मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जो फ्यूल जला के काम करना, जैसे कि कोल, ऑयल, गैस, डीजल, ये सब चीज़ें। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे आने जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करना, यानी जो ग्रिड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है। तो अभी इस आर्टिकल में बोला जा रहा है पिछले एक सेंचुरी से बेसिकली जो वर्ल्ड है उसकी फैक्ट्रीज, किल्न्स और जो ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल जैसे ऑयल, कोल, गैस पर चल रहे थे, और अब ग्लोबल कंपटीशन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्लीन और रिलायबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो कंट्रीज मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो सबसे तेज शिफ्ट करेंगे वही एमिशंस अपने कम कर पाएंगे, सप्लाई चेन सिक्योर कर पाएंगे और कैपिटल्स और जॉब्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस रेस में बोलते हैं चाइना ने क्लियर लीड ले ली है। 2024 में चाइना की लगभग 50% जो इंडस्ट्रियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी से आई, जबकि इंडिया में जो है इंडस्ट्रियल एनर्जी है 25% इलेक्ट्रिसिटी से आई, और जो कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और फ्यूल प्राइस शॉक्स से रेजिलियंस है उसको अफेक्ट करता है। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली बोलते हैं डायरेक्ट कंबशन से आता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड के थ्रू जो है मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन से और जो ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल और डीकार्बनाइजेशन है ईजी होता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा एफिशिएंसी का होता है कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं उसमें 90% से ज़्यादा एनर्जी यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होती है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन्स में ये जो एनर्जी है 35% से कम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा भी इलेक्ट्रिफिकेशन ज़्यादा फ्यूल डिस्प्लेसमेंट करता है, और चाइना सिर्फ क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भी लीड करता है। ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयर चाइना में हाई है, जबकि इंडिया में ये सिर्फ 7 टू 8% है। यानी कि ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो क्लीन या रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होती है, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, इन सब से। तो यहाँ पर इकोनॉमी वाइड इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन में लगभग 1/3 पर है। पर चाइना ने स्ट्रेटजी के साथ थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्री में चैनल किया ये, और 2010 से चाइना ने ग्रिड, अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, स्टोरेज, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट किया। और यहाँ पर स्टील और सीमेंट की बात करें तो स्टील जो है उसमें चाइना ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस बनाया है, जिसमें कि कोल जलाकर नहीं बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से बनाता है। चाइना में 2010 में बात करें तो 44 मिलियन टन्स बनाया था इससे। 2024 में यही 106 मिलियन टन्स हो गया। मतलब चाइना ने स्टील प्रोडक्शन को इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बना दिया है। और सीमेंट के कुछ पार्ट्स बोलते हैं कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, जैसे ग्राइंडिंग और मटेरियल हैंडलिंग। बोलते हैं कि वेस्ट हीट जो होती है उससे 30 to 35 किलोवाट और बिजली पर टन सीमेंट बन जाती है। लेकिन जो कैल्सिनेशन है यानी लाइमस्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना वो अवॉइड नहीं हो सकता, इसीलिए कार्बन कैप्चर जो है वो पायलट्स ज़रूरी हैं। तो यहाँ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने ग्रिड कैपेसिटी डबल की और सोलर एडिशंस में लीडरशिप दिखाई, पर इंडस्ट्री अभी भी जो है मॉलिक्यूल हैवी है, यानी कि कोल, ऑयल और इन सब पे ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो बोलते हैं यहाँ पे रोड मैप क्लियर है एकदम कि स्टील में इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेंस का यूज़ शेयर बढ़ाया जाए, सीमेंट में इलेक्ट्रिफाइड किल्न्स का यूज़ किया जाए, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज बढ़ाया जाए। एमएसएमईज के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिकल बॉयलर्स और कंसेशनल फाइनेंस और डिजिटलाइजेशन जो है उनका बढ़ाया जाए।
तो ये सिर्फ क्लाइमेट के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिवनेस, एनर्जी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए ज़रूरी है। और अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स में लिखा जा रहा है बोलते हैं, जो इंडिया को पीछे नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हैज़ द 16 फाइनेंस कमीशन साइडलाइन द स्टेट्स। तो यहाँ पर 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर स्टेट नाराज़ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सेंटर के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जबकि स्टेट्स की ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किया गया है। तो फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डेवोल्यूशन, सेंटर के टैक्स रेवेन्यू का स्टेट्स को मिलने वाला जो हिस्सा है, उसमें वो 41% पर रखा है, जो स्टेट्स को मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये 41% सिर्फ डिविजिबल पूल पर लगता है, और सेस और सरचार्ज जो है, जो सेंटर को मिलता है, इस पूल का हिस्सा नहीं होता। तो सेंटर ने पिछले कुछ सालों में सेस और जो सरचार्ज है उसका बहुत बढ़ा दिया है, जिससे स्टेट्स के साथ शेयर होने वाला पैसा जो है वो कम हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ सेंटर के पास जाता है और डिविजिबल पूल में भी नहीं आता है स्टेट्स के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि 2013 से 2019 में रुपए अगर कलेक्शन होता था, तो 93 to 95 जो है रुपए डिविजिबल पूल में आता था, सेंटर और स्टेट के बीच में। और 2021 और 2022 में 86.5 ये रह गया डिविजिबल पूल, और 13.5 रुपीज सेस और सरचार्ज हो गया, तो जो कि पूरा टोटल सेंटर को जाएगा। तो ये बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन खुद मानता है कि नॉन शेयरेबल रेवेन्यू जीडीपी का 1.1% से बढ़ाकर 2.2% हो गया है, जो कि शेयरेबल नहीं है स्टेट्स के साथ। तो 18 स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, इन्होंने 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की है। तो फाइनेंस कमीशन ने कैप लगाने को इम्प्रूडेंट बोला, कहकर कि सेंटर को वॉर, पैंडेमिक जैसी इमरजेंसीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, पर साथ ही ये भी माना कि लॉन्ग टर्म में सेस और सरचार्ज स्टेट्स के लिए नुकसानदेह है। और तो अगर स्टेट्स के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, तो लगभग सब स्टेट्स ज़्यादा हिस्सा क्यों मांग रही हैं? तो ये क्वेश्चन है। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी इतना सेस हेवी सिस्टम इमेजिन किया था? तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का अप्रोच बोलते हैं कि न्यूट्रल काम करना है, सेंटर फ्रेंडली ज़्यादा लग रहा है ये फाइनेंस कमीशन, और स्टेट्स की जो फिजिकल ऑटोनॉमी है उस पर सीरियस क्वेश्चन खड़े करता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ डिड द स्पेस सेक्टर फेयर इन द बजट। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पैंडेमिक के बाद वापस ट्रैक पर आ गया है और स्टेबल ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। 2012 से 2013 के बीच बीच जो है 182% बढ़ा है, और लेकिन जो ज़्यादा ग्रोथ है 2014 से 2019 के बीच हुई है। तो जो टोटल स्पेस इकोसिस्टम स्पेंडिंग है इसरो और एनएसआईएल का, वो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉब्लम लेकिन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस सेक्टर की बात तो करती है, पर बजट में रियल सपोर्ट कम है। तो कि इंडस्ट्री बॉडीज जो इन स्पेस के थ्रू पीएलआई स्कीम, जीएसटी रैशनलाइजेशन, स्पेस को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस चाहते थे इंडस्ट्रीज, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो, टैक्स रिफंड मिले उनको, लोन्स भी 2 से 3% सस्ते हों। पर बजट में 2026-27 जो है उसमें ये सब मिसिंग है। जीएसटी स्ट्रक्चर की वजह से जो कंपनीज पर हिडन 18% कॉस्ट पड़ती है। बैंक लोन्स भी 10 से 12% है, जो कि महंगे हैं। और जबकि रियल राइवल्स सस्ता फाइनेंस लेते हैं, जो जो रियल राइवल कंट्रीज हैं उनमें सस्ता फाइनेंस मिलता है उनको। तो रिजल्ट क्या होता है? स्टार्टअप्स जो है बेसिकली डेथ वैली में फंस जाते हैं, जिसमें आर&डी और फर्स्ट रेवेन्यू के बीच, आर&डी से अपने फर्स्ट रेवेन्यू तक ही नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर 1000 करोड़ जो है बोलते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड एक स्टेप है, पर ये काफ़ी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का दरवाज़ा खोला है, पर फाइनेंशियल जो रोड है वो क्लियर नहीं है। इसलिए रिस्क है कि स्टार्टअप सिर्फ इसरो के सप्लायर्स बनकर रह जाएंगे और रियल इनोवेशन स्लो हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कैपिटल स्पेंडिंग फॉर द डिफेंस सेक्टर। तो यहाँ पर बोलते हैं इंडिया का जो डिफेंस बजट है काफ़ी सालों से गन्स वर्सेस बटर के बीच में फंसा हुआ है। तो यानी गन्स वर्सेस बटर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यानी जो सोल्जर्स की सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन्स के बीच जो बैलेंस बनाना है उसके बीच में फंसा हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 में यूनियन बजट से लगता है कि गवर्नमेंट अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा क्लियरली ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। डिफेंस बजट लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, और मिनिस्ट्री का ऑफ डिफेंस का टोटल एलोकेशन ये 7,84,000 करोड़ के आसपास है, जो सेंटर के टोटल खर्च का 14.7% है। मतलब डिफेंस स्पेंडिंग अब स्टेबल हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैपिटल आउटले है मॉडर्नाइजेशन मनी के लिए ज़्यादा दिया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 27.9% हो गया है,
जो पहले 24 से 25% था, और अमाउंट के हिसाब से ये 2,19,000 करोड़ है, और सिर्फ एक साल में 40,000 करोड़ का जंप है। ये इंक्रीज जो है बोलते हैं जो पार्टली ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई जो नीड्स हैं उसकी वजह से है, जहां प्रिसीजन वेपन्स, ड्रोन्स और मिसाइल की इंपॉर्टेंस सामने आई है। और ये बजट चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट थ्रेट को ध्यान में रखकर किया गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो पेंशन्स और सैलरीज है उनका शेयर घट रहा है। पेंशन जो 26% फाइनेंशियल ईयर 2010 में थी वो 21.8% पे आ गई। सैलरीज 30% से घट के 22.4% पर आ गई, जिसमें अग्निपथ स्कीम्स का रोल जो है माना जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्विजिशंस का जो 75% हिस्सा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया है। और अब असली टेस्ट ये है कि इंडियन डिफेंस कंपनीज टाइम पर डिलीवरी कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि अर्जेंट सिक्योरिटी नीड्स डिले अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रशिया साउंड्स अलार्म एज न्यू स्टार्ट ट्रीटी सेट टू एक्सपायर। तो यहाँ पर रशिया ने वार्निंग दी है कि दुनिया एक डेंजरस मोमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच, लास्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, ये थर्सडे को एक्सपायर हो रहा है। तो क्या है ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी? ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है। अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट और कंट्रोल करने का एग्रीमेंट है। तो दोनों कंट्रीज कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स और वॉरहेड्स रख सकते हैं इस पर लिमिट लगाता है। दोनों में इंस्पेक्शन और ट्रांसपेरेंसी अलाउ करनी होती है दोनों को, ताकि कोई छुपकर वेपन्स ना रख सके। और तो ये 2010 में साइन हुई थी, और ड्यूरेशन इसका 10 साल का था। तो इसमें मैक्सिमम 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लिमिट की गई थी, 700 डिप्लॉयड मिसाइल्स और बॉम्बर्स पर कंट्री। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोकता है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, और कोल्ड वॉर के बाद का लास्ट मेजर न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी है। तो एक्सपायर हो गया अगर ये, तो कोई लीगल लिमिट नहीं रहेगी, और इंस्पेक्शन बंद हो जाएगी, न्यूक्लियर रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा इससे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रुपी जम्प्स 12% टू 90 रुपीज 32 पैसे ऑन यूएस टैरिफ कट्स मार्केट चीयर्स डील। तो यहाँ पर बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद इंडियन मार्केट्स में क्लैरिटी आई। टैरिफ 18% होने से रुपी 117 पैसे यानी 1.28% मजबूत होकर 90 रुपीज 32 पर डॉलर पहुँच गया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया भूटान टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन पावर सेक्टर। तो यहाँ पर इंडिया और भूटान ने पावर सेक्टर में कॉपरेशन और स्ट्रेंथन करने पर सहमति बनाई है। तो यहाँ पर डिस्कशंस में बेसिकली जो पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो पुनत सांगचू रिवर पर है, उससे बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके कॉमर्शियल ऑप्टिमाइजेशन, पावर यूटिलाइजेशन और फ्यूचर कोलैबोरेशन पर फोकस रहा, ताकि दोनों कंट्रीज को एनर्जी सिक्योरिटी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकें। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, सेंटर इंक्स पैक्ट फॉर सेटिंग अप भारत कंटेनर शिपिंग लाइंस। तो यहाँ पर सेंटर ने भारत कंटेनर शिपिंग लाइंस बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका एम है इंटीग्रेटेड कंटेनर इकोसिस्टम डेवलप करना। और ये मूव बेसिकली 10,000 करोड़ का जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम है जो 5 साल के लिए है, उसके साथ अलाइन करता है। और इंडिया का टारगेट है कि अगले डिकेड में 1,020,000 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स एनुअल कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अचीव करना। तो ये 20 इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होता है? ये कंटेनर साइज नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो शिपिंग और पोर्ट्स में यूज़ होता है। 120 यूनिट का मतलब है 20 फुट लंबा कंटेनर। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, वेनेजुएलन ऑयल विल बी डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेज इंडियन रिफाइनर्स। तो यहाँ पर इंडियन रिफाइनर्स ने बताया कि वेनेजुएला का क्रूड हैवी और स्टिकी होता है क्रूड ऑयल, जिसमें कि हाई विस्कोसिटी और हाई एसिड सल्फर कंटेंट होता है, जिससे फ्लो मुश्किल होता है, और जो प्रोसेसिंग है कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बन जाती है। तो वेनेजुएलन जो क्रूड है उसका ये हैवी सौर नेचर का मतलब है कि इससे नॉर्मल रिफाइनरीज से डायरेक्टली प्रोसेस करना मुश्किल है, जो एडवांस्ड यूनिट और ब्लेंडिंग इसके लिए ज़रूरी होती है। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नैटको गेट्स बेसिकली यूएस एफडीए नॉट फॉर कैंसर ड्रग जेनरिक्स। तो यहाँ पर नैटको फार्मा को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जो एर्दाफिटिनिब टैबलेट्स हैं 3 mg, 4 mg, 5 mg, इन जैसे कैंसर ड्रग्स को इसके लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है, और जो कैंसर ड्रग का जेनरिक वर्जन है। और एर्दाफिटिनिब जो एक टारगेटेड थेरेपी है, बेसिकली कैंसर पेशेंट्स में यूज़ होती है, और जेनरिक्स आने से जो पेशेंट्स को सस्ता इलाज आपको मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, द यूएस ट्रेड डील गिव्स होप दैट द टैरिफ ऑर्डील में बी ओवर सून। तो यहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील की खबर से कई सारे इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी रिलीफ मिला है, लेकिन साथ ही कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अनआंसर्ड हैं। और डील का पहला अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया,
जो उनके स्टाइल के मुताबिक है। पर नरेंद्र मोदी और इंडिया के लिए अनयूजुअल है, क्योंकि पहले ट्रेड डील्स हमेशा फॉर्मल चैनल से अनाउंस होते रहे हैं और यूएस टैरिफ्स जो है 50% से कट करके 18% तक होना वेलकमिंग है। लेकिन कब इम्प्लीमेंट होगा ये नहीं बताया गया और ये क्लियर नहीं है। तो ट्रम्प ने इमीडिएटली बोला है कि लागू होगा, जबकि गोयल ने इस पे बोला है कि डिटेल्स सून बताई जाएंगी। और ये भी अनक्लियर है कि जो ये मिनी डील लार्जर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला हिस्सा है या सिर्फ जो टैरिफ फोकस्ड अरेंजमेंट है। तो ट्रम्प का जो क्लेम्स हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा सीरियस है, क्योंकि रशिया से लगभग 1/3 ऑयल इंपोर्ट आते हैं और वो डिफेंस के का भी जो है की पार्टनर है। और ऐसा कोई भी डिसीजन जो है पार्लियामेंट डिस्कशन डिजर्व करता है। वेनेजुएलन क्रूड के अपने रिफाइनिंग इश्यूज हैं। तो ये भी पता नहीं है कि इंडिया ने यूएस को टैरिफ कंसेशंस, इन्वेस्टमेंट्स या परचेज कमिटमेंट्स क्या दिए। और फिर भी मार्केट्स पॉजिटिव रहे, स्टॉक्स ऊपर रहे, रुपी स्ट्रॉन्ग दिखा और टेक्सटाइल्स, अपैरल, फुटवियर, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बूस्ट मिला। तो बोलते हैं ये सेक्टर्स यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील से भी फ़ायदा उठाएंगे। और भले ही जो साउथ ईस्ट एशियन जो मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे थोड़ा ज़्यादा टैरिफ रहे। ओवरऑल डील बोलते हैं प्रॉमिसिंग है, पर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।